नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार अपने ही यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस आ रही हैं और कल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कल वोटिंग का टाइम था। कल इलेक्शन हुए थे, आपको पता है कि 26 अप्रैल का दिन था और इलेक्शन का टाइम है, तो इसलिए कल नहीं क्लास कर पाए थे हम। तो आज की हमारी क्लास है वो रेगुलर है और आप देख सकते हैं रेगुलरिटी में क्लास आपको चल रही हैं, क्लासेस आपको मिल भी रही हैं और आप इसके एक नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना लीजिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं और आप अपनी क्लासों को कंटिन्यू रख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और उस क्लास को मैं शुरू करता हूँ। और ये हिस्ट्री की लगभग 25वीं क्लास है इस समय। ऑलरेडी 24 क्लास ऑलरेडी आ चुकी हैं हिस्ट्री की, तो आप समझ सकते हैं कि जब इतनी क्लासेस हो चुकी हैं तो ज़रूर ही निश्चित ही आपको ये कुछ ना कुछ यहाँ पर अवश्य मिल रहा है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये यूपी पुलिस में विदेशी आक्रमण दे रखा है, भारत पर विदेशी आक्रमण और भारत पर यूनानी आक्रमण भी वहाँ पर दे रखा है और ईरानी आक्रमण भी वहाँ पर दे रखा है। तो आप सभी लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए और कंटिन्यू इन क्लासों को करते रहिए जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। चलिए तो हम बात करते हैं आज भारत पर विदेशी आक्रमण को लेकर के। और भारत पर विदेशी आक्रमण, ठीक है, किसने किए थे, कब किए थे और किस सन में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण हुआ था, हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो हुआ था वो क्या था, यूनानियों के द्वारा। ठीक है, यूनानियों ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया। चलिए हम इसी की बात करते हैं। तो पहला जो साम्राज्य आता है उसका नाम है हखामनी या ईरानी साम्राज्य। हखामनी या ईरानी साम्राज्य। हखामनी या ईरानी साम्राज्य, इसी को फारसी साम्राज्य भी कहा जाता है। अब इस साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चलिए, इस वंश के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक माना जाता है साइरस द्वितीय को। किसको? साइरस द्वितीय। साइरस सेकंड को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। काल की बात करें कि इसका कालक्रम कितना था, तो इसके कालक्रम की बात करें तो देखिए, कालक्रम रहा था इसका 558 बीसी से 529 बीसी। 558 बीसी से लेकर के 559 बीसी 529 बीसी तक इसका कुल कार्यकाल रहा। जिस समय भारत में मगध साम्राज्य की स्थापना हो रही थी 16 महाजनपदों के बाद, जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, उसी समय ईरान में एक शासक जिसका नाम था साइरस द्वितीय, यह ईरानी साम्राज्य की स्थापना कर रहा था। इसे ईरानी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है क्योंकि हमारे भारत में उस समय मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था। आप देख सकते हैं मगध साम्राज्य जिस पर कई शासक क्रम से आए, कई वंश क्रम से आए और इनमें से कई वंश ऐसे थे जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली समझे जाते हैं। चलिए, साइरस प्रथम ने इसने लगभग 556 या 554, देखिए डेट कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, 554 बीसी के आसपास, 554 बीसी के आसपास भारत पर पहला असफल आक्रमण किया। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है आपके, इसका नाम है साइरस प्रथम और ये इसका पूरा साम्राज्य है जिसे ईरानी साम्राज्य या हखामनी साम्राज्य के नाम से हम जानते हैं। तो 516 बीसी के 556 या 554 ईसा पूर्व के आसपास इसने भारत के ऐसे क्षेत्र पर आक्रमण किया जो आज वर्तमान में अफगानिस्तान के अंतर्गत आता है। इसने किस क्षेत्र को जीता?
तो 558 ईसा पूर्व के आसपास जब ये शासक बना तो उसके बाद इसने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के इसने दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया और ये आक्रमण करते करते भारत के उस क्षेत्र में आ पहुंचा जिसे आज हम वर्तमान में अफ़गानिस्तान के नाम से जानते हैं। और अफ़गानिस्तान में उस शहर का, उस नगर का नाम है कपीसा नगर। तो इसने किस पर आक्रमण किया? इसने कपीसा नगर यानी भारत के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र, ठीक है, इसने भारत के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र सिंध की विजय की, ठीक है, सिंध की विजय की। सिंध की विजय की तथा कपीसा नगर आज वर्तमान में ये अफगानिस्तान में पड़ता है। कपीसा नगर को ध्वस्त कर दिया, ठीक है, याद रखना। इसने पूरी तरीके से इसको तहस नहस कर दिया। पूरी तरीके से देखा जाए तो कपीसा नगर को पूरी तरीके से इसने तहस नहस कर दिया। यही था साइरस प्रथम, और ये भारत पर पहला ऐसा विदेशी आक्रमणकारी जिसने भारत पर पहला असफल आक्रमण किया। जब ये इस क्षेत्र को नहीं जीत पाया तो इसने इस क्षेत्र को तबाह करना ही निश्चित समझा। चला गया, निश्चित कर वहाँ से तबाह करके, इस क्षेत्र को तबाह करके वापस चला जाता है। बाद में धीरे धीरे जब ये साम्राज्य इसके अधिकार में तो हो जाता है, लेकिन इस पर इतना पूर्ण अधिकार नहीं जमा पाता जितना आने वाले इसके शासक अधिकार करेंगे। ये शासक अधिकार कर लेता है लेकिन वापस चला जाता है अपने साम्राज्य में। इसको मिला तो देता है लेकिन इस साम्राज्य से इसको कोई आय प्राप्त नहीं होती है और ना ही इस साम्राज्य से इसको कोई लाभ मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट आगे चलें तो अगला जो शासक आता है इसका नाम होता है दारा प्रथम। इसकी मृत्यु हो जाती है। साइरस द्वितीय की मृत्यु हो जाती है 529 ईसा पूर्व में। फिर इसका पुत्र, जो कि इसका अयोग्य उत्तराधिकारी होता है, इसका पुत्र होता है, वो कुछ समय के लिए शासक बनता है। लेकिन जब कुछ समय के लिए शासक बनता है तो वो भी इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाता है। तभी उसका एक सेनापति जिसका नाम होता है दारा प्रथम, जिसे डेरियस प्रथम के नाम से जानते हैं, यह शासक बनता है 522 ईसा पूर्व से लेकर के 486 ईसा पूर्व तक। ठीक है, दारा प्रथम। चलिए आइए दारा प्रथम के बारे में जानते हैं। चलिए, शासनकाल 522 BC से 486 BC। इमेज में जो आप देख रहे हैं यही है दारा प्रथम। अब इसने क्या क्या किया देखिए, इसने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करी और ये पहला ऐसा आक्रमणकारी था जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। पहली बार अगर किसी ने भारत को जीता, पहली बार किसने सफलता प्राप्त करी तो उसका नाम था दारा प्रथम। इसे डेरियस प्रथम भी कहते हैं। इसका कुल शासनकाल रहा था 522 ईसा पूर्व से लेकर के 486 ईसा पूर्व। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम की दृष्टि से, और ये आपके यूपी पुलिस सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, दे भी रखा है, याद रखना। यूपी पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान रख लेना। चलिए, ठीक है, तो भारत पर प्रथम सफल आक्रमणकारी। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यह शासक बना, शासक बनने के बाद इसने भारत पर पहले बार आक्रमण किया। तो देखिए आइए जानते हैं। ठीक है, भारत पर प्रथम सफल आक्रमणकारी
भारत पर प्रथम सफल आक्रमणकारी। इसने पहली बार भारत पर सफल आक्रमण किया। सर्वप्रथम इसने 516 BC में गांधार को जीता। जो अफगानिस्तान पड़ता है, गांधार को जीता। यानी पंजाब सिंधु के पश्चिमी भाग, ठीक है, पंजाब सिंधु के पश्चिमी भाग, इस पर इसने पूर्ण अधिकार कर लिया एवं सिंध की विजय प्राप्त करी। इसने सिंध को भी जीत लिया, सिंध पर विजय प्राप्त की। उस समय, जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया, अगर आपसे पूछा जाए कि जिस समय इसने भारत पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो उसे आप जानते हैं। उस समय यहाँ का शासक था, इसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार यहाँ का शासक बन जाता है और बिंबिसार के शासनकाल में ही इसने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन उस समय तक आप देख सकते हैं कि बिंबिसार का शासनकाल इस साम्राज्य इतना बड़ा नहीं होता है जितना बाद में इतना बड़ा साम्राज्य बनता है। तो बिंबिसार के शासनकाल में इतना बड़ा साम्राज्य नहीं होता है। जब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो उस समय बिंबिसार का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं होता है। बिंबिसार केवल मगध के क्षेत्र को ही जीतते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जितने भी शासक आते हैं, बाद में अजातशत्रु आता है, उदयन आता है, फिर शिशुनाग आता है। शिशुनाग वो पहला शासक था जिसने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया, फिर वैशाली को अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा आता है कालाशोक या काकवर्ण, फिर से राजधानी कहाँ परिवर्तित कर देता है, पाटलिपुत्र परिवर्तित कर देता है। तो अभी उन्हीं क्षेत्रों पर लगे हुए थे ये। इनको साम्राज्य विस्तार के बारे में इतने ज़्यादा नहीं था। लेकिन अगर हम कहें तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा, मैंने पढ़ाया है पीछे कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा किस प्रकार से किन किन साम्राज्यों की पुत्रियों के साथ शादी की और किस प्रकार से उसने वैवाहिक संबंध बनाए, ठीक है, किस प्रकार से उसने वैवाहिक संबंध बनाए और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किस प्रकार से वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद जब ये भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो ये जो पूरे क्षेत्र थे इनमें कोई राजशाही शासन नहीं था। ये क्षेत्र ऐसे क्षेत्र थे जो कबीलों के रूप में यहाँ पर लोग निवास करते थे, कबीलों के ही केवल नेता होते थे, कोई राजा नहीं था यहाँ पे। इसको जीतना इसलिए इसको आसान भी हो गया। 516 में इसने इस क्षेत्र को जीता। और आपको पता है कि हिंदुस्तान नाम की उत्पत्ति इन्हीं ईरानियों की देन है, क्योंकि जब ये इस नदी के क्षेत्र तक आए, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक चीज़ लिखी है यहाँ पे, सिंधु, ये सिंधु लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ सिंध भी लिखा मैंने सिंधु लिखा। तो ये स का उच्चारण है से करते थे, यानी ईरानी जो थे वो स को है बोलते थे, स को है कहते थे। और इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और सिंधु के आसपास वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। सिंधु का स्थान यानी हिंदुस्तान, हिंदू का स्थान, ठीक है। ये स को है बोलते थे, इसलिए इनकी वर्तनी असंगत होने के कारण ये स को है बोलते थे, इसलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और दारा प्रथम के शासनकाल में पहली बार भारत का नाम हिंदुस्तान नाम का जिक्र आया। वो किसके लिए? वो भाई सिंधु नदी के लिए, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट जानकारी है। चलिए, इसने जीते हुए क्षेत्र को अपने राज्य का 20वां प्रांत बनाया, ठीक है, किसका? 20वां प्रांत। चलिए अगला पॉइंट, इसने जीते हुए राज्य को, इसने जीते हुए क्षेत्र को
क्षेत्र को अपने राज्य का 20वां प्रांत बनाया। यानी 19 पहले ही ये जीत चुका था, लेकिन भारत के नहीं थे। भारत के क्षेत्र को इसने ये 20वां प्रांत के रूप में इसने जीता। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दारा प्रथम ने भारतीय क्षेत्र को जब जीता था तो उसने कौन से रूप में, कौन सा भाग था वो जिसने इसने अपने प्रांत में मिलाया, तो वो 20वां भाग था, 20वां प्रांत था। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि यहाँ पर घनी आबादी तथा उपजाऊ क्षेत्र था और इसलिए इस क्षेत्र से दारा प्रथम को प्रतिवर्ष 360 स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। स्वर्ण धूलि मतलब कह सकते हैं कि सोने के जो स्वर्ण की धूलि होती है, स्वर्ण का चूर्ण होता है, स्वर्ण चूर्ण के बराबर इसको आय प्राप्त होती थी। आज वर्तमान में यह क्षेत्र हमें, यह जो स्वर्ण धूलि की पता है, अगर इसकी बात करें तो ये जो क्षेत्र से आय प्राप्त होती थी लगभग अरबों खरबों रुपए की आय इससे प्राप्त होती है। जैसे अभी अगर मान लगे कोई कंपनी है, कोई कंपनी अगर कोई खोल ले तो उससे उस कंपनी को लगभग कितना मुनाफा हो, कितना उसको आय प्राप्त हो, ये डिपेंड करता है वहाँ पे। तो इसको यहाँ पर 360 स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। किसको? दारा प्रथम को। यही आप इमेज में देख रहे हैं, यही है दारा प्रथम। ठीक है, चलिए इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? दारा के 3 अभिलेख थे जिनसे हमें जानकारी मिलती है। अभिलेखों की बात करें, कौन कौन से अभिलेख? ये दारा के ही अभिलेख लिखे गए थे। दारा के शासनकाल में अभिलेखों का निर्माण होना शुरू हो गया था और ईरानियों ने ही पहली बार अभिलेखों का निर्माण करना शुरू किया। तो इसके 3 अभिलेख थे। एक का नाम था बेहिस्तून। क्या नाम था? बेहिस्तून। एक बेहिस्तून है, एक है आपके पर्सीपोलिस। क्या नाम है? पर्सीपोलिस। ठीक है, और एक है नक्शे रुस्तम। ये 3 अभिलेख हैं। इन तीनों अभिलेखों से हमें सिंधु विजय की जानकारी मिलती है। किसकी? सिंध विजय की। ठीक है, ये दारा के लिखे गए लेख थे। सिंध विजय की जानकारी। और इन्हीं अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि इसने भारत में पहली बार ईरानी मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। ठीक है, पहले ईरानी जो थे भारत में आए, जब ये ईरानी भारत में आए तो इनको क्यों कहा जाता है कि इन्होंने सोने के सिक्के चलाए? क्योंकि पहली बार ईरानी ही थे जिन्होंने भारत में सोने की मुद्राएं चलाई और इन सोने की मुद्राओं को डेरिक कहा जाता था। इन्होंने चांदी की मुद्राएं भी चलाई। इन चांदी की मुद्राओं को सिंगलोई कहा जाता था, जो सबसे अधिक मात्रा में चांदी की मुद्राएं चलाई जाती थीं। ठीक है, चलिए वो लिखेंगे आगे। चलिए देखिए आगे लिखिए। ठीक है, दारा को इस क्षेत्र से, दारा को भारतीय क्षेत्र से, प्रतिवर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण भी था, याद रखना, होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण भी ये माना जाता है, यहीं से इसको अनुदान मिलता था, इतना दान मिलता था, लोग इतना दान देते थे इसे। ठीक है, इसके संपर्क में भारत में पहली बार जब ये भारत आया, ठीक है, भारत में पहली बार एक लिपि का प्रचलन हुआ जिसे हम खरोष्ठी लिपि कहते हैं। पहली बार खरोष्ठी लिपि का प्रचलन हुआ। भारत में पहली बार खरोष्ठी लिपि चली। इसके संपर्क में आने से भारत में पहली बार चांदी तथा सोने के सिक्के चले। ईरानी मुद्रा का प्रचलन हुआ।
ईरानी मुद्रा का प्रचलन हुआ। ईरानी मुद्रा का प्रचलन हुआ। दो प्रकार की ईरानी मुद्राएं चली, एक थी सोने की यानी स्वर्ण मुद्रा चली, और नंबर दो पर जो मुद्रा चली वो थी आपकी रजत मुद्रा। रजत मुद्रा। सोने की मुद्रा को डेरिक कहते थे और चांदी की मुद्रा को सिंगलोई। कहा जाता था। और सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो थी वो थी रजत मुद्रा। सर्वाधिक मात्रा में चांदी की मुद्राएं चलाई गई। चांदी की मुद्रा चलाई गई। लेकिन भारत में पहली बार सोने की मुद्रा का प्रचलन ईरानियों ने ही किया था, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए, तो ईरानियों के द्वारा भारत में पहली बार कौन सी मुद्रा चलाई गई थी? ये मुद्राएं चलाई गई थी आपके चांदी की मुद्राएं और सोने की मुद्राएं। तो ये था भारत पर पहला ईरानी आक्रमण। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अब हम आगे जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें यूनानी आक्रमण को देखेंगे और सिकंदर के द्वारा भारत के विजय अभियानों को देखेंगे। भारत के उस क्षेत्र को देखेंगे जिस क्षेत्र पर इसने विजय प्राप्त करी थी, यानी इसी क्षेत्र को, जिस क्षेत्र पर ईरानी आते हैं, इसी क्षेत्र पर आता है सिकंदर भारत की विजय को लेकर के भारत आता है, भारत विजय को लेकर के, सपने को लेकर के भारत आता है। लेकिन यह जीत नहीं पाता, वापस चला जाता है, ठीक है, जीत नहीं पाता है, वापस चला जाता है। और उसके बाद फिर इसका एक जो शिष्य था या उत्तराधिकारी हम कह सकते हैं, उत्तराधिकारी जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, फिर वो भारत को जीतने के सपने को लेकर के भारत आता है। लेकिन होता वही है, परिणाम उल्टे पड़ जाते हैं और यह भी हार करके भारत से वापस जाता है। जो सिकंदर के द्वारा जीते गए 4 क्षेत्र, जिनमें हेरात था, ठीक है, काबुल था, गंधार था और मकरान वाला क्षेत्र था, मकरान तट वाला क्षेत्र था, इन क्षेत्रों को वापस ये देता है, दहेज के रूप में वापस देने पड़ते हैं किसको? सिकंदर को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को वापस देता है और अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह भी कर देता है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में केवल इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार सभी के लिए, जय हिंद और जय भारत। और हरीश क्लासेस बुलंदशहर चैनल को देखना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी लग रही है, तो आप हरीश क्लासेस बुलंदशहर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।